नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं और सभी सीटों ने अपने अपने प्रत्याशियों की पार्टियों ने जो है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करना भी शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस और भाजपा की तरफ से तीन तीन प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य गठन में राज्य आंदोलनकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और वहीं लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद से गणेश गोदियाल और जोत सिंह घुनसोला प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां पर उत्साहित कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया और उसके बाद दोनों लोकसभा प्रत्याशी कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर धामी कैबिनेट की होगी बैठक। कुछ ही देर में शुरू होगी कैबिनेट की बैठक। सीएम धामी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सचिवालय पहुंच चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। बैठक में रखे जा सकते हैं 12 से ज्यादा प्रस्ताव। तो बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी और बताया जा रहा है कि 12 से ज्यादा प्रस्ताव ऐसे हैं जो इस कैबिनेट बैठक में पेश किए जा सकते हैं। और कुछ ही टाइम पहले ही ये बैठक हुई थी कैबिनेट की, फिर दोबारा से एक और बैठक होने जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 12 से ज्यादा ऐसे प्रस्ताव हैं जो इस दौरान पास हो सकते हैं, जो रखे जाएंगे इस कैबिनेट बैठक में। तो सीएम धामी भी पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होने की जानकारी अभी तक सामने आ रही है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भी कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसके बाद से अब फिर से इतने कम ड्यूरेशन में एक बार फिर से ये बैठक होने जा रही है। तो इस मामले में बताया जा रहा है कि ये काफी अहम बैठक रहने वाली है और 12 प्रस्तावों से ज्यादा प्रस्ताव जो है इस बैठक में इन पर चर्चा हो सकती है। अभी तक की खबरें सामने आ रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको सीधे देहरादून से दे रहे हैं, जहां पर सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं और यहीं पर यह कैबिनेट बैठक होने वाली है। और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के एक और जहां तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग भी तेज हो रही है। बीजेपी एक और जहां कह रही है कि इस बार बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करेगी और 5 लोकसभा सीट पर कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अहंकार में है और लोकतंत्र में ऐसे बयान की कोई जगह नहीं है। ये काम जनता का है। जिस जनता किसको चुनती है, जनता का जनादेश किसे मिलता है और पिछले 10 सालों में उनके सांसदों ने जो काम किए हैं, जनता उनका भी आकलन करेगी। प्रदेश में लड़कियां अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। बेरोजगार अभी भी धरने पर हैं। उनसे सरकार ने कोई संवाद नहीं किया। साथ ही महंगाई को लेकर सरकार ने क्या कुछ किया है, कुछ भी नहीं किया उन्होंने कहा है। और इन सभी का आकलन जनता करेगी और इस बार जनता उनको आईना दिखाएगी। ये महेंद्र भट्ट जी का अहंकार बोल रहा है। लोकतंत्र में इस प्रकार के बयानों के लिए कोई स्थान नहीं है। आखिर जनता पर उनको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनादेश देने का काम जो है जनता का है और जनता जो है सरकार के परफॉर्मेंस पर 5 साल में उनके सांसदों ने जो विकास के काम अपने क्षेत्र में किए होंगे, जो जनहित के मुद्दे जो है उन्होंने लोकसभा में उठाए होंगे, निश्चित तौर पर इसका भी आकलन करेगी, क्योंकि इनके सांसदों की गुमशुदगी के पोस्टर जो है जनता अपने क्षेत्रों में लगा रही थी। इन्होंने जनता के किसी भी सुख दुख में जो है अपनी शकल वहां नहीं दिखाई। कोई भी अपने क्षेत्र हित के और राज्य हित के मुद्दे लोकसभा में नहीं उठाए। तो किस आधार पर जो है महेंद्र भट्ट जी को उम्मीद है कि जो है वो 5 लोकसभा जी जा रहे हो। और देहरादून से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डॉक्टर एसएस संधू को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव हैं संधू, चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं डॉक्टर एसएस संधू। 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के अधिकारी हैं और 2021 में बनाए गए थे राज्य के मुख्य सचिव। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है और 1988 बैच के ये
आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। अहम जिम्मेदारी इनको मिली है, चुनाव नजदीक है, ऐसे में बैठक में ये फैसला हुआ है कि इन्हें चुनाव आयुक्त बनाया जाना है। तो एसएस संधू जो है वो चुनाव आयुक्त बना दिए गए हैं। आपको बता दें कि 2021 में मुख्य सचिव राज्य के बनाए गए थे और 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें अब एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी मिली है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में इन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो सुखबीर सिंह संधू इनका नाम है और 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी ये रह चुके हैं और अब इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए चुनाव आयुक्त बनाया गया। तो तस्वीर भी आपको इनकी दिखा रहे हैं। साथ ही इनके बारे में आपको बता दें कि डॉक्टर एसएस संधू ये हैं और इनको चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी मिली है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव भी ये रह चुके हैं। अपने काम को लेकर के काफी जाने जाते थे और अब चुनाव आयुक्त की एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी इनको दी गई है, क्योंकि कुछ ही समय बाद चुनाव होने हैं और ऐसे में बीते दिनों जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, जिसके बाद से आज 2 चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। जो जानकारी सामने आ रही थी, एसएस संधू को भी चुनाव आयुक्त बनाया गया है। और उत्तराखंड में 13 जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। 5 फरवरी को विधानसभा में रैली के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा अपने मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा गया है। कर्मचारी संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हमारी न्यूनतम मजदूरी को देखते हुए 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 मानदेय किया जाए। रिटायर होने पर 10 लाख रुपए भी हमें दिए जाए। हम लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संगठन से हैं और मैं रेखा नेगी। हम लोग 25 दिन से लगातार कार्य बहिष्कार पे, पूरा प्रदेश हमारा धरने पे बैठा हुआ है। हम माननीय मुख्यमंत्री से अपने 18,000 रुपए मानदेय की बात करते हैं कि हमारे 600 रुपए की दिहाड़ी के हिसाब से आप 18,000 रुपए कर दीजिए। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के विभागीय अधिकारियों के साथ हमारी मुलाकात हो गई है। उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि हमारा जो एक कार्य समिति बना दी जाएगी और एक पत्राचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा इनको मिला है कि उसमें उन्होंने कमेटी बना ली, लेकिन उस कमेटी का कौन अध्यक्ष है, कौन सचिव है, इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। ये केवल हवाई बातें हो रही है। और बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर ताड़ीखेत में जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बीजेपी के विधिवत उद्घाटन प्रदेश उपाध्यक्ष बलवंत सिंह भौरियाल और रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल ने मंत्रोच्चारण के साथ फीता काटकर ये किया गया है। और इस दौरान लोकसभा प्रभारी सुरेश भट्ट, विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल और विधायक प्रभारी कुंदन लटवाल ने हवन और दीप प्रज्वलित कर कार्यालय का शुभारंभ किया। चुनावी मूड पर है भारतीय जनता पार्टी और जिसके निमित्त आज अल्मोड़ा लोकसभा के हमारे पूर्व अजय टमटा जी एक प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और जिसके निमित्त रानीखेत विधानसभा का सभी विधानसभाओं में कार्यालय खुल गए हैं और आज हमारा रानीखेत विधानसभा के कार्यालय का उद्घाटन भी हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और आपको सबको पता है कि अब की बार 400 पार नारे के साथ हम लोग इस बार चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार के नारे के साथ 400 पार के साथ ही तीसरी बार देश के अंदर में सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी आदरणीय अजय टमटा जी घोषित हो चुके हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र के विधानसभाओं में आजकल विधानसभा कार्यालय, लोकसभा की कोर कमेटी, प्रबंध समितियां, उनकी बैठकें प्रारंभ हो गई हैं। आज उसी क्रम में रानीखेत विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन संपन्न हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, इस पूरी लोकसभा का विकास हुआ है, पूरे उत्तराखंड का विकास हुआ है। और हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रेस वार्ता करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के ग्रासरूट स्तर तक पार्टी की तैयारी के बारे में जानकारी दी है। वहीं आदित्य कोठारी ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रत्येक बूथ में पिछले मतदान की अपेक्षा इस बार पार्टी के पक्ष में 10% अधिक मत प्राप्त का लक्ष्य दिया गया है। इसी के साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कैटेगरी बनाकर
विधानसभाओं को रखा गया है और उनके प्रदर्शन में सुधार के लिए पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को विभिन्न लक्ष्य दिए गए हैं। आदित्य कोठारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी को देख विपक्ष घबरा गया है और विपक्ष के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी और इस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह जो भी चुनाव अभी तक संपन्न हुए हैं उत्तराखंड के अंदर, इन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ यहां की जनता ने दिया है और जो भी हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी हमारे नेताओं के दौरे हो रहे हैं, हमारे चाहे वो जिला स्तर का ही नेता क्यों नहीं हो, सभी में, और अभी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सभी जिलों में कार्यक्रम हुए हैं, मातृशक्ति के कार्यक्रम हुए हैं, हमने लखपति दीदी के सम्मेलन किए हैं, स्वयं सहायता समूह के भी सम्मेलन किए हैं, अपार जन समूह जो उन कार्यक्रमों में जुड़ा है, निश्चित रूप से वो इस बात का संकेत देता है कि उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और पिछली बार जो मत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया गया है। 10 आईएएस पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। आईएएस हरीश सोमवाल को मानवाधिकार का प्रभार सौंपा गया है, वहीं आईएएस दीपेंद्र चौधरी को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि आईएएस आशीष भट्टगाई की जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी की गई है। सचिवालय सेवा के आतर सिंह को अपर सचिव गृह से मुक्त कर दिया गया है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लिस्ट आप देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया गया है। कई आईएएस और पीसीएस अधिकारी जो है उनकी जिम्मेदारियों को अलग अलग कर दिया गया है, किसी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और कई सारे आईएएस ऐसे हैं, 10 बताए जा रहे हैं, जिसमें आईएएस और पीसीएस अधिकारी शामिल हैं, जिनकी जिम्मेदारियों को बदल दिया गया है। तो ये बदलाव की जो सूची है आप लगातार देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, जिसमें 10 ऐसे नाम हैं जिनकी जिम्मेदारी में बदलाव भी किया गया और किसी किसी को अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया है। उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेसी में ये बड़ा फेरबदल हुआ है और आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में इसमें बदलाव हुआ है और कई सारे पीसीएस अधिकारी भी ऐसे हैं जिनकी जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की शुरुआत होते ही बीजेपी चुनावी मोड में नजर आने लगी है। नैनीताल लोकसभा सीट से केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट, माफ कीजिएगा, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के नाम पर घोषणा होने के बाद से उन्होंने भीमताल में अपने कार्यालय का शुभारंभ किया, जिसमें भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा, भाजपा जिलाध्यक्ष समेत मंडल अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का कहना था कि हम विकास कार्यों के नाम पर जनता के बीच जाएंगे और जो लोग चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करें और वोट जरूर डालें, चाहे वो वोट किसी को भी दे। लगभग 1.5 लाख करोड़ के जो कार्य केंद्र सरकार ने दिए हैं वो इस समय चल रहे हैं उत्तराखंड में, जिसमें भीमताल विधानसभा के अंतर्गत भी बहुत जबरदस्त काम इस समय चल रहे हैं। अगर मैं भीमताल की ही बात करूं तो नगर पंचायत हमने बनाई और यहीं की बात करें केंद्रीय विद्यालय हमारा बन रहा है। ये जो सड़कें हैं जो ऊपर वाली हैं, टाइल्स वाली आपने देखा, इसके लिए अलग से पैसा आया है। सब जगह आप देख, हर जगह विकास की नदियां बह रही हैं। और उधमसिंह नगर के खटीमा में टनकपुर रोड पर आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोकसभा चुनाव प्रभारी और वरिष्ठ बीजेपी नेता दान सिंह रावत और अन्य वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण और ढोल नगाड़ों के साथ हवन यज्ञ करने के बाद से फीता काटकर लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा चुनाव प्रभारी दान सिंह रावत ने अब की बार 400 पार का नारे को साकार बनाने और देश में मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने को लेकर के सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव में जी जान से जुट जाने की अपील की है। वहीं उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को उनके दायित्वों के बारे में भी जानकारी दी है। इस दौरान सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने 400 के लक्ष्य को पार करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया है।
माननीय मोदी जी का नारा अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार का नारा यहाँ खटीबा में आज अपना कार्यालय खोलकर विधानसभा स्तर पर यहाँ पर आज इसका शुभारंभ हुआ है। इसका शुभारंभ करने के लिए अपने जिले के प्रभारी विवेक सक्सेना जी और जिले के संयोजक उत्तम दत्ता जी और अपने इस खटीमा विधानसभा के संयोजक दान सिंह रावत जी, सभी लोगों ने मिलकर, तीनों मंडल अध्यक्षों ने मिलकर आज यहाँ इस कार्यालय का भव्य शुभारंभ किया है। और अब की बार 400 पार का नारा पार करने के लिए यहाँ सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर माननीय मोदी जी की सरकार बनाने वाले हैं। बिल्कुल साकार होगा। 400 प्लस हम लोग एक चल रहे हैं और 400 पार 100% होगी। SC/ST के एक मामले में पौड़ी जेल में बंद पत्रकार आशुतोष नेगी को पौड़ी के जिला जज ने बुधवार को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि आशुतोष नेगी ने अधिवक्ता और कोटद्वार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पंत ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि गुणदोष के आधार पर जिला जज ने आशुतोष नेगी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। गौरतलब है कि 5 मार्च को पौड़ी पुलिस ने SC/ST के एक पुराने मामले में आशुतोष नेगी को गिरफ्तार करने के बाद से जेल भेज दिया था। आशुतोष नेगी अंकिता भंडारी हत्याकांड में उसके गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए इन दिनों आंदोलन चला रहे हैं। क्या हमारे पूरे उत्तराखंड भाई और बहनों को बहुत बुरा लगा कि जिस तरह से उन्होंने मेरे भाई को खदेड़ के ले गए। इसमें मेरे भाई की जान भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन मेरे उत्तराखंड भाई और बहनों की वजह से आज मेरे आशुतोष भाई मेरे साथ है। मैं उन सभी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मैं किन शब्दों में अपने भाई और बहनों का धन्यवाद करूँ कि आज उनके संघर्ष के कारण मेरा भाई हमारे साथ है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह तुमने मेरे भाई को जेल से बचाया है और वो मेरे साथ है, इसी तरह आप मेरी बेटी को भी तब तक जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, आप मेरे साथ इसी तरह रहना बहनों, तभी मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। आशुतोष नेगी के खिलाफ SC/ST का मुकदमा था। उसमें पुलिस उसको गिरफ्तार करने गई थी, उसको गिरफ्तार किया और जब उसको गिरफ्तार किया तो उसकी अरेस्टिंग के दौरान ही पुलिस ने जल्दीबाजी में एक ऐसा मुकदमा पंजीकृत किया कि उसने पुलिस के साथ सरकारी कार्य में बाधा डाली है। लेकिन पुलिस ने उच्च अधिकारियों के दबाव में या बहुत जल्दीबाजी में ऐसा मुकदमा पंजीकृत किया जो प्रथम दृष्टया ही डाउटफुल था। और आज माननीय न्यायालय जब मामले की गहन छानबीन की तो पाया कि वास्तव में पुलिस ने कोई भी जो विधि प्राविधान है CRPC के अंदर उनका कोई पालन नहीं किया है और एक मुकदमा प्रेमा फेसी फर्जी है। इसलिए माननीय न्यायालय ने आज आशुतोष नेगी को दोनों मामले में जमानत दे दी है। देखिए, आशुतोष भाई निर्दोष थे और आज ये मानना भी पड़ा है, कोर्ट से जमानत मिली है। पर हम अभी भी दुखी हैं। वो जो फोटो आशुतोष भाई का वायरल किया गया जिसमें घुटनों पर बिठाया गया, उससे मैं बोलना चाहूँगा कि पुलिस को माफी मांगनी चाहिए, उत्तराखंड पुलिस को। और आगे हमारे धरने ने यात्रा का रूप लिया है। आज हमने कोटद्वार में न्याय यात्रा की है। अब हम जगह जगह जाकर बताएंगे लोगों को कि हमारे साथ किस तरह का अभद्र व्यवहार किया गया, किस तरह से हमें झूठे मुकदमे में फंसाया गया, किस तरह से हमारे धरने को खराब करने की कोशिश। रूप से अंकिता जैसा जघन्य हत्याकांड इस उत्तराखंड में दोबारा न हो, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहाड़ के लोगों का जागरूक होना। और निश्चित रूप से आशुतोष भाई इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। मैं आशुतोष भाई का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अंकिता की लड़ाई को प्रमुखता से उठाया। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर न्यायोचित बात आती है तो कहीं ना कहीं जब आज उनके जो तथ्य हमारे जो यहाँ पर एविडेंस हमारे जो वकील हैं उन लोगों ने वहाँ पर न्यायालय में रखे होंगे तो कहीं ना कहीं वो तथ्य जो है सत्य रहे होंगे या उन तथ्यों में कोई सच्चाई रहेगी तो उसमें जो है जो भी जमानत हुई है उसके लिए मैं आशुतोष भाई को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी चीज ये है कि इसी तरह मैं भाजपा से भी उम्मीद करता हूँ कि अंकिता की न्याय की लड़ाई जो है वो भी कोई सार्थक रूप धारण करे और अंकिता को न्याय मिल सके, उसके हत्यारों को सजा मिल सके। जी को ले जा रहे थे तो मैंने आज सार्वजनिक मंच पर यह कहा था कि मैंने आप एक आशुतोष नेगी को गिरफ्तार करके यदि सोचते हैं कि हमारी लड़ाई कमजोर हो जाएगी तो ये कमजोर होने वाली नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ, ये तो अभी हमारी जो जीत हुई है और अभी आगे हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक पुलकित आर्या को फांसी नहीं हो जाती है, जब तक अंकिता के हत्यारों को जब तक हम फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा देते तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
प्रदेश सरकार की ओर से देहरादून के सभी 6 ब्लॉकों में गौ सदन बनाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और इस बात को लेकर के देहरादून के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापड़ी ने कहा कि प्रारंभिक प्रक्रिया में सभी 6 ब्लॉकों में सरकारी जमीन पशुपालन विभाग के नाम दर्ज हो चुकी है और सभी जगह पर गौ सदन बनाने को लेकर के धनराशि मुक्त कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रेमनगर में जो गौशाला बन रही है उसके लिए कुछ धनराशि जिलाधिकारी एंटाइड फंड के द्वारा हमें दी गई है और कुछ धनराशि वहां की क्षेत्रीय विधायक सविता कपूर की विधायक निधि द्वारा दी गई है, जिससे इस क्षेत्र के गौसदन की एक इमारत बनकर तैयार हो गई है। प्रारंभिक प्रक्रिया हमारी 6 ब्लॉक में जो जमीन है वो कोई सरकारी जमीन चयन करके पशुपालन विभाग के नाम दर्ज कराने का प्रक्रिया थी। उसमें हम लोग कामयाब हो गए हैं। हमें 6 ब्लॉक में अपनी जमीन मिल गई है, हमारे नाम पशुपालन विभाग के नाम हो गए और उसमें से हमने प्रस्ताव सब जमीनों के सब जगह गौसदन बनाने के प्रस्ताव शासन में हमने भेज दिए, क्योंकि धनराशि शासन से मुक्त होनी है। एक गौसदन में हमारे जो है धनराशि कुछ जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अनटाइड फंड से हमें दी गई, जो प्रेमनगर में गौशाला बन रही है। कुछ विधायक नीति से वहां की विधायक सविता कपूर जी ने हमको धनराशि दी। उसमें हमारा एक गौसदन बनकर तैयार हो गया, एक बिल्डिंग। दूसरी बिल्डिंग के लिए हमने उनसे कहा कि उस दूसरी बिल्डिंग और एक भूसा गोदाम बनना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड की मित्र पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ड्रग फ्री देवभूमि मिशन के अंतर्गत रायपुर क्षेत्र में 4 होटल संचालकों पर अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाने को लेकर कार्यवाही करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस बात को लेकर के सीओ रायपुर अभिनव चौधरी ने बताया कि कई ढाबा, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ शिकायत मिल रही थी कि वो अवैध रूप से मादक पदार्थ और शराब का सेवन करवाते हैं, जिसे लेकर के थाना रायपुर द्वारा अलग अलग टीमें गठित की गई और साथ ही उन्होंने कहा कि सभी टीमों द्वारा रायपुर क्षेत्र के सभी ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट पर छापेमारी की गई, जिसमें 4 होटल मालिकों पर कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे कि ड्रग फ्री देवभूमि मिशन चल रहा है उत्तराखंड का 2025 को लेके, तो उसके अंतर्गत काफी जो ढाबा चालक हैं और जो होटल के रेस्टोरेंट वाले हैं उनके खिलाफ शिकायतें मिलती रहती थी कि कुछ लोग अवैध रूप से और मादक पदार्थों का और शराब का वहां सेवन करवाते हैं। तो इसी में थाना रायपुर क्षेत्र में अलग अलग टीमें गठित की गई और सभी टीमों से सारे होटलों पे छापेमारी की गई। उस छापेमारी में 4 होटल मालिक, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उनकी गिरफ्तारी की गई और जहां जो है लोग शराब पी रहे थे उनके खिलाफ भी चालानी कार्यवाही की गई। पूर्व सांसद और सीपीआईएम की वरिष्ठ नेता वृंदा करात 13 मार्च को हल्द्वानी पहुंची, जहां आपको बता दें कि बनभूलपुरा के दंगा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर स्थानीय लोगों से उन्होंने बातचीत की और वहीं पत्रकारों से बात करते हुए वृंदा करात ने कहा कि प्रशासन की गलती के चलते ही इतनी बड़ी घटना हुई जो कि रोकी जा सकती थी। उन्होंने कहा कि इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, जो कि बिल्कुल गलत है। वहीं उन्होंने पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई महिलाओं को छोड़े जाने की बात कही है और 2 टूक शब्दों में कहा है कि दंगे वाले दिन बनभूलपुरा में रहने वाला फहीम मारा गया, जिसका वीडियो फुटेज साक्ष्य सामने आए हैं, लेकिन पुलिस ने इस मामले का अभी तक संज्ञान नहीं लिया है, जो कि गलत है। नहीं, ये बहुत ही खेद की बात है कि पत्रकार भी, और एक पत्रकार ने मुझे बताया कि उनका पूरा कैमरा, जो बहुत कीमती कैमरा था, वो भी पूरा तोड़ दिया था और ये भी उन्होंने बताया कि कई जगह ऐसे घेरे में आ गए थे। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ के लोकल लोगों ने, जो वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने उनको बचाकर मस्जिद में उनका संरक्षण करके बाद में उन्होंने सेफ्टी में पहुंचा दिया। तो ये पूरे हमारी जो पूरी टीम सब जगह गए। हमारे साथ हमारे केंद्रीय कमेटी के साथी विजू कृष्णन थे, राजू नेगी जी थे जो यहाँ हमारे स्टेट के सेक्रेटरी हैं, बाकी भी साथी थे। दुकानों के नवीनीकरण के लिए जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान द्वारा 13 मार्च तक की तिथि घोषित कर रखी थी। इस बात पर राजीव सिंह चौहान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यवस्थापन की प्रक्रिया गतिमान है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व के सभी अनुव्यापियों से निवेदन किया गया है कि वो अपनी दुकानों का नवीनीकरण करा दें और इसके बाद जितनी दुकानें शेष बच जाएंगी उनके लिए 19 मार्च को लॉटरी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
के वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यवस्थापन की प्रक्रिया गतिमान है। कल दिनांक 13 तक समस्त जो इस समय के पूर्व अनुज्ञापी हैं उनको मौका दिया गया है कि वो अपनी दुकानों का नवीनीकरण करा लें। जितने नवीनीकरण हो जाएंगे उसके बाद जितनी दुकानें शेष बचेंगी उनके लिए लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो कि 19 मार्च को है। ऋषिकेश के शांतिनगर क्षेत्र में एक फोटो फ्रेम की दुकान पर 5 नाबालिग काम करते हुए मिले, जिस पर श्रम प्रवर्तन ने पिंकी टमटा ने एसटीएफ बचपन बचाओ आंदोलन के साथ संयुक्त कार्रवाई कर नाबालिगों को हिरासत में लिया और दुकान मालिक के खिलाफ कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा भी दर्ज करवाया है। सभी नाबालिग कटर के शीशे काटने का काम कर रहे थे और सूचना के आधार पर श्रम विभाग की टीम ने छापेमारी कर नाबालिगों को अपनी हिरासत में लिया है। आज डीटीएफ की कार्रवाई की गई है, जो डीएम साहब की अध्यक्षता में हमारी टीम गठित है बाल श्रम के चिन्हीकरण के लिए। तो उसमें हमें बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा शिकायत मिली थी, जिस पर निवेदिता मैम द्वारा हमको डायरेक्शन दिया गया कि आप तुरंत जाके कार्रवाई कीजिए। तो वहां पर लगभग 5 नाबालिग बच्चे काम करते हुए मिले। एक फोटो फ्रेम की शॉप है, वैश्रवी फोटो फ्रेम शांतिनगर में है। तो 5 बच्चे, जिसमें से एक तो 13 साल का है, बाकी सब 18 से नीचे हैं। लेकिन चूंकि वो फ्रेम कटिंग पर कटर से काम कर रहे थे तो खतरनाक में आ जाता है। तो हमने 5 के खिलाफ 5 बच्चों के चिन्हित करके मालिक के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें एफआईआर दर्ज होने वाली है। खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।